डियर स्टूडेंट्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीना की ओर से आपका स्वागत। बीए पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी सेक्शन जी के विद्यार्थियों का स्वागत। आपके पाठ्यक्रम में जो दो पुस्तकें हैं जिनमें एक गद्य संचयन एक पद्य संचयन। गद्य संचयन में जो आपका प्रमुख साहित्यकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद का परिचय आपको जानना आवश्यक है। इनके द्वारा जो लिखित कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम में है, नमक का दरोगा। प्रेमचंद जी का जन्म जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से 1880 ईस्वी में हुआ और देहावसान उनका 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियां लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हिंदी के ही हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे हैं। मेरे विचार में उनके निबंध संकलन है, यानी इनका नाम मुंशी प्रेमचंद भी है। इनका मेरे विचार नाम का एक निबंध संग्रह है जिसमें बहुत सारे निबंधों का संकलन है। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम प्रदान किए। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इस उपाधि से भी इनको संबोधित किया जाता है। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार, यानी प्रेमचंद ने जो भी साहित्य लिखा, उपन्यास, कहानी, इनका प्रमुख साहित्य है। इन प्रमुख साहित्यों के माध्यम से इन्होंने समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया और समाज सुधार के मनोभाव से इन्होंने कदम बढ़ाए। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेशता है, ये इनका मानना है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस लाइन से साफ साफ जाहिर है कि प्रेमचंद जी के काव्य में समाज की यथार्थ स्थिति का हमें चित्रण देखने को मिलता है और साथ ही मर्म स्पर्शी काव्य है। इनके जो विचार हैं, इनके जो भाव हैं, इनका जो साहित्य है वह हमारे मर्म को छूता है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल कल्पना ही नहीं, जमाती वर्ण पाठक को शुभ और आदर्श की ओर प्रेरित करती हैं। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे हैं, अतः उनकी कहानी में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं, यानी आदर्शवाद के बाद वो यथार्थवाद की तरफ बढ़ते हैं और यथार्थवाद पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। कफन, फूस की रात आदि कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि साफ व स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रेमचंद ने कहानियां अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी है, यानी जो भी इन्होंने लिखा है साहित्य वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से और सरलता के साथ लिखा है तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं, यानी समाज में जो भी कुछ उनको गलत नजर आता है उसके प्रति ये अपनी लेखनी से व्यंग बाण छोड़ते हैं, तीखा प्रहार करते हैं। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं, यानी मानसरोवर नामक एक संकलन है जिसमें प्रेमचंद जी की सारी कहानियां
है, 8 खंडों में विभाजित है। उसी में सारी कहानियां इनकी लिखी हुई हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक आदर्शवादी कहानी है जिसमें नायक बंशीधर जीवन के सारे अभावों के बावजूद अलोपदीन की स्थिति की रिश्वत स्वीकार नहीं करता है। पंडित बंशीधर अलोपदीन की रिश्वत को स्वीकार नहीं करता है। यह बहुत बड़ी एक बात है इसमें, और अपनी ईमानदारी के कारण उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। यानी नमक का दरोगा जो कहानी है उसमें रिश्वत देने के ऊपर ज्यादा बात बतलाई गई है, और रिश्वत न लेने के कारण बंशीधर जी अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठते हैं। बंशीधर के पिता उसकी इस अव्यावहारिकता पर नाराज होते हैं। यानी बंशीधर के पिता ये चाहते थे कि बेटा समाज के हिसाब चलना चाहिए, समाज जैसा चाहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, आपको अपनी ईमानदारी तो रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी ईमानदारी भी क्या काम की जिससे आपको अपनी नौकरी से ही हाथ धोना पड़े। तो इस बात को लेकर के उनके पिताजी नाराज हो जाते हैं, पर बंशीधर को कर्तव्य निर्वाह का कारण दंडित होने पर कोई अफसोस नहीं है। यानी इस कहानी में ये कहना चाहते हैं, या इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आदमी को कुछ भी सजा भुगतनी पड़े, कोई भी परिणाम उसको झेलना पड़े, लेकिन उसे अपने कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निर्वाह से विमुख नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ पर निर्बाध गति से निसंकोच होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे बंशीधर को अपनी नौकरी चले जाने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन में ये धारणा रखते हैं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, अपने दायित्व का बराबर में निर्वाह कर रहा था। और यही एक नौकरी पेशा व्यक्ति का धर्म है कि वो अपना जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य है, उसको वो बराबर रूप से निर्वाह करता रहे। इसके पश्चात अलोपदीन बंशीधर को ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, दृढ़ता से प्रभावित होकर उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। उसकी ईमानदारी का परिणाम यह मिला कि बाद में अलोपदीन जी, पंडित अलोपदीन बंशीधर जी को उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य परायणता और उसकी दृढ़ निश्चय की भावना से प्रभावित होकर के उसे उसकी कंपनी का, उसकी सारी संपत्ति का वो मैनेजर बना देते हैं, और समाज में इन गुणों की महत्ता को रेखांकित करते हैं। यानी समाज में एक तरह से इनके गुणों की एक मिसाल दी जाती है कि इस प्रकार का कर्मचारी होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, जो अपनी ईमानदारी से सारे दायित्वों का निर्वहन करता है। उस मिसाल के रूप में बंशीधर जी उभरे हैं, और उसी को पंडित अलोपदीन ने उभारा है, और समाज में इन गुणों की महत्ता को रेखांकित करते हैं। कहानी एक संदेश छोड़ती है। ये कहानी जो नमक का दरोगा है, एक संदेश देती है। हमें क्या देती है? तथा ये देती है कि हमें अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए, पूर्णतः ईमानदारी के साथ कर्तव्य निर्वाह करते रहना चाहिए। तथा आज के भ्रष्ट वातावरण में तो और भी प्रासंगिक लगती है। यानी इस कहानी की जो प्रासंगिकता ये है कि आज समाज में चारों तरफ, सारे कार्यालयों में, सारे ऑफिसों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता है। ये सभी लोगों की एक धारणा सी बन चुकी है। यानी ज्यादातर भ्रष्टाचार पनप चुका है। फिर भी जो सही कर्मचारी हैं, जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, उनकी भावनाओं को इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी आज की इन भ्रष्टाचार वाले वातावरण की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा प्रासंगिक बन गई है, या प्रासंगिक लगती है।
कहानी बहुत रोचक और मार्मिक बन पड़ी है। यानी कहानी में जगह जगह जो चित्रण आते हैं वह बहुत ही रोचक हैं और मार्मिक है। एक स्थान पर इस कहानी में आता है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। अर्थात रात्रि के समय जब गाड़ी जा रही थी, नमक भरे हुई गाड़ी जब जा रही थी, उस समय जब पकड़ लिया गया था गाड़ी को दरोगा के द्वारा, तो कानों कान ये खबर हो गई थी कि पंडित अलोपदीन को के गाड़ी को पकड़ लिया गया है। तो पूरे समाज में, पूरी दुनिया में एक तरह से तुरंत प्रभाव से ये बात फैल गई थी। रात के समय था, अर्थात दुनिया सोती थी, सारी दुनिया रात को सो रही थी, लेकिन कानों कान सुबह सबके जबान पर यही थी, पंडित अलोपदीन की गाड़ियों को पकड़ लिया गया है। अर्थात दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी। इस कहानी में एक इस प्रकार का हमें वार्तालाप भी देखने को मिलता है। ये कहानी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कहानी से संबंधित जो मैंने आपके समक्ष वक्तव्य दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को धन्यवाद।